हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए इसको सीधे बिगिन करते हैं। सो रीसेंट डेवलपमेंट्स मतलब जो आपकी रीसेंट हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। प्रिसाइसली अगर आपसे बोला जाए तो 1990 और उसके बाद का। So context of the 1990s, ये पहला हमारा टॉपिक है। You have read in the last chapter that Rajiv Gandhi became the prime minister after the assassination of Indira Gandhi। तो 1984 में इंदिरा गांधी का assassination हुआ था। किस डेट को हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो उसी के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे एंड he led the Congress to a massive victory in Lok Sabha elections held immediately thereafter in 1984। सो जो नरेंद्र मोदी की 2014 और 2019 में विक्ट्री थी, उस लेवल की विक्ट्रीज थी राजीव गांधी की इन 1984। ठीक है। As the decade of the 80s came to a close, the country witnessed five developments that were to make a long-lasting impacts of our politics। तो हम इस लेक्चर का दोस्तों यही पर्पस है। ये पांच मेन डेवलपमेंट जो हुए 1980 के बाद, मतलब 1990 में प्रिसाइजली, वो मेन टॉपिक्स रहेंगे इस लेक्चर का डिस्कशन का। सबसे पहला टॉपिक जो है, फर्स्ट है द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1989। ये एक बड़ा मैटर था दोस्तों 1989 से पहले। हाँ, कांग्रेस पार्टी पहले भी हारी थी 1976 के इलेक्शंस में, 77 के इलेक्शंस में, विद, कह सकते हो आप, जनता पार्टी मूवमेंट जो हुआ था। हाउएवर ये थोड़ी क्रशिंग विक्ट्री थी। ठीक है। इससे थोड़ा सा ये क्लियर हो गया था कि हाँ, कि बाकी पार्टीज भी काफी रिलेवेंट है। ठीक है। और शायद कांग्रेस का टाइम थोड़ा ओवर ही हो गया है। तो 1989 में ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। द पार्टी दैट हैड वॉन एज मेनी एज 415 सीट्स इन द लोकसभा इन 1984 वाज रिड्यूस्ड टू ओनली 197 इन दिस इलेक्शन। तो 415 सीट्स जीती थी कांग्रेस 1984 में, और 197 ही मिली। वैसे 415 सीट्स जीतने के दो मेन कारण थे। एक तो असैसिनेशन था, तो एक फीलिंग ऑफ सिंपैथी आ जाती है, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। सेकंड था, राजीव गांधी काफी यंग लीडर थे और उनसे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी, यंग फेस थे। बट कहीं ना कहीं राजीव गांधी उन काफी चीजों पे खड़े नहीं उतरे और 197 सीट्स आई कांग्रेस की। ठीक है। 1989 के इलेक्शंस में बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए, राजीव गांधी के लिए। तो कांग्रेस इंप्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस एंड केम बैक टू पावर सून आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शंस इन हेल्ड इन 1991। तो आप बोलोगे ये क्या चक्कर है भाई। तो दोस्तों 1989 में इलेक्शंस हुए और 1991 में फिर से हो गए। मैं जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, ये जो 10 साल आपको दिखेंगे, नेक्स्ट 10 इयर्स बड़े ही अजीब से हैं 1999 तक। ठीक है। 1989 से लेकर 1999 तक बड़े अजीब से साल हैं दोस्तों भारत के लिए। मतलब बहुत सरकारें बदलेंगी, बहुत सारी, है ना। तो फिर से अनस्टेबल गवर्नमेंट, ये वो बहुत कुछ चल रहा है। कोई साथ दे रहा है, कोई साथ छोड़ दे रहा है कोलिशन गवर्नमेंट में। तो हो क्या रहा है कि इलेक्शंस बार बार होते हुए आपको दिखेंगे, इसलिए 2 साल बाद फिर से इलेक्शंस हुए, खूब पैसा वेस्ट हुआ, बर्बाद, है ना। ठीक है। तो 1991 में दोस्तों कांग्रेस जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा सीट्स जीत के आई। बट द इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। तो 1989 से पहले दोस्तों कांग्रेस सिस्टम आप कह सकते हो कि हाँ, सेंटर में तो कांग्रेस का अच्छा खासा पकड़ था। ठीक है। 1976 से लेकर 1980 तक वो जो पीरियड है उसको मे बी आप इग्नोर अगर कर दें तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी। ठीक है, इतने साल तक। उसके बाद आपको दिखेगा कि एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम आप कह सकते हो। टू बी श्योर द कांग्रेस रिमेन एन इंपॉर्टेंट पार्टी एंड रूल द कंट्री मोर देन एनी अदर पार्टी इवन इन दिस पीरियड सिंस 1989। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी दोस्तों कि हाँ, 1999 में, ठीक है, बीजेपी काफी सीट जीत के आई, अदरवाइज कांग्रेस एक मेजोरिटी पार्टी थी। उसके बाद 2014 में तो अलग ही सीन हो गया, बहुत ही कम सीट्स हो गई, शायद 44 सीट्स थी या कितनी थी, कि ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं बन पाई। तो आप वो बताना कमेंट सेक्शन में कि 2014-2019 में कांग्रेस की कितनी सीट्स थी। तो कांग्रेस जो है बिल्कुल ही काफी डाउन हो गई है, बट अगेन एन इम्पोर्टेंट पार्टी। ठीक है, अभी भी एक इम्पोर्टेंट पार्टी, काफी स्टेट गवर्नमेंट्स में कांग्रेस ही रूल कर रही है, और ऑपोजिशन में तो आप कह सकते हो कि कांग्रेस ही कहा जाता है। ठीक है। तो ये चीज हुआ दोस्तों। बट इट लॉस्ट दी काइंड ऑफ सेंट्रलिटी इट अर्लियर एंजॉयड इन दी पार्टी सिस्टम। ये आपको बस समझना होगा कि जो सेंट्रलिटी थी कि कांग्रेस ही कांग्रेस है, वो बातें हट गई, है ना। कि हाँ, और कोई है ही नहीं, कांग्रेस को ही चलाना आता है सरकार, वो बातें हट गई। तो ये दोस्तों एक फनी सा बना रखा है। तो कांग्रेस लीडर्स, ये बड़े बढ़िया बढ़िया कार्टून्स आपको दिखेंगे, अमूल के कार्टून्स दोस्तों बहुत बढ़िया होते हैं।
देखना मजे मजे आते हैं। तो ये दिखा रखा है कॉन्ग लेस गवर्नमेंट, अमूल द मेजोरिटी वोट। अमूल का ऐड है, कांग्रेस लीडर सीताराम केसरी विथड्रू द क्रचेस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देवीगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। तो ये देवीगौड़ा दिखा रखे हैं, पीछे अमूल का बच्चा है वो। तो ये दिखा रखा है दोस्तों कि कांग्रेस ने क्रचेस दे रखे थे। इस इस क्रचेस के साथ ही देवेगौड़ा की सरकार चल रही थी। जब कांग्रेस ने क्रचेस छीन लिए तो देवेगौड़ा गिर गए और उनकी सरकार भी गिर गई, जो असली में भी हुआ था। ठीक है, देवेगौड़ा वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वंस अपॉन अ टाइम। सेकंड चीज देखते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना कि 80s जब खत्म हुए 90s में जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज हुई वो है मंडल कमीशन। सेकंड डेवलपमेंट वाज द राइज ऑफ मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स। थोड़ा सा डिविजिव चीज है ना। जो ओबीसी हैं दे आर वेरी हैप्पी, 27% कोटा है इन एजुकेशन एंड जॉब्स में। बट जो नॉन ओबीसी हैं उनके लिए ये काफी सैड पीरियड था एंड काफी प्रोटेस्ट हुए थे जब यूपीए वन ने और अर्जुन सिंह ने ये चीजें लाई थी। ठीक है, तो मंडल जो है, मंडल इशू आपको दिखेगा कि 1990 में काफी बढ़ चढ़ के आएगा। सो मंडल इशू आया नेशनल पॉलिटिक्स में दोस्तों। दिस फॉलोड द डिसीजन बाय द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990 टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन टू दैट जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व फॉर द ओवर बैकवर्ड क्लासेस। तो मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन तो पहले ही दे दी थी दोस्तों। कब दी थी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है, रिकमेंडेशन तो बहुत होती है, जैसे फार्मर लॉज के लिए रिकमेंडेशन दे रखी है कितने सालों से, इंप्लीमेंट हो नहीं रहे, अभी भी इंप्लीमेंट कर रहे थे, सरकार को वापस लेने पड़े। ऐसे ही मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन पहले ही दे दी थी। अब ये जो सरकार है न्यू नेशनल फ्रंट, पीरियड ऐसा था दोस्तों कि सरकारें बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। सिंपली अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, सरकारें बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मैं बोल नहीं रहा कुछ भी में क्या क्या आ सकता है। तो एक चीज उन्होंने क्या कहा कि सरकार हमारी तो गिर जाएगी, गिरने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिल जाएगा। इससे क्या होगा, एक 27% लार्ज नंबर लोग हमारे साथ आ जाएंगे, है ना। तो बड़ा फायदा रहेगा, इससे हमारी कोलिशन गवर्नमेंट भी स्ट्रांग रहेगी और आगे अगर इलेक्शन हुए तो लोगों के वोट भी आएंगे। ये सोच के उन्होंने बोला हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन। दो याद रखना, अभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगा मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन, वो तो 2004-5 में हुआ होगा आगे जाके। ठीक है, 2004-5-6 इस टाइम पीरियड में आपको दिखेगा कि मंडल वापस आएगा। ठीक है, तो अभी बात यह है कि मंडल कमीशन जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। कॉन्सेप्ट करा क्या ना न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने 1990 में, कि उन्होंने ये बातें ठंडे बस्ते से गर्म कर दी। ये बात कि किसी ना किसी को तो इम्प्लीमेंट करना ही है, लिया है वो इसे। to implement the recommendation of the Mandal Commission that jobs in central government should be reserved for OBC। हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये सही था या गलत था, लेकिन चीजें ऐसी कंट्रोवर्शियल होती हैं। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, मेरा भी ये पर्पस नहीं है बताना ये सही है गलत है, तो उस पर मत जाना, अपना आपका पर्पस है। दिस लेड टू वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। समझ ही सकते हो, 27% कोटा मतलब खूब प्रोटेस्ट हुए, खूब ब्रेन ड्रेन हुआ भारत का, है ना। कैसे एक्सेप्ट कर लोगे, 100 सीट्स है, 27 सीट्स आप दे दे रहे हो किसी को रिजर्व। This dispute between the supporters and the opponents of OBC reservations was known as the मंडल इशू। ठीक है, मंडल इशू क्या है ये, एंड मंडल जो है वो एक विलन बन गए काफी लोगों के लिए। ठीक है, और काफी लोगों के लिए हीरो, एंड वाज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स सिंस 1989। मंडल इशू बार बार आता रहेगा, अभी भी आप देखो तो मंडल इशू चल रहा है। कास्ट सेंसस कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये एक महिला क्या बोले, आई विश टू फाइंड आउट इफ द कांग्रेस कैन स्टिल बाउंस बैक टू इट्स ओल्ड ग्लोरी। ये तो आज भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस अपनी ओल्ड ग्लोरी में वापस आ सकती है? आपको क्या लगता है? आज ये क्वेश्चन और ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, तब तो वापस आ गई 2004 में, अब आ सकती है या नहीं आ सकती, आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपका क्या व्यू है। थर्ड चीज देखते हैं, ऊपर पहले ये पढ़ लेते हैं दोस्तों एक चीज। कास्ट 9 बार, क्लास 9 बार, अमूल बार बार, अमूल बटर एवरी मंडल्स चॉइस। सब मंडलों की चॉइस है। मंडल क्या होता है? मंडल तो छोटे छोटे वो होते हैं ना, मतलब आप कह सकते हो कि छोटे छोटे एरियाज, उनको मंडल को बोला जाता है, प्रजामंडल ये वो है ना। तो हर मंडल की चॉइस है, अमूल ना कास्ट ना क्लास। आई विश टू बी श्योर इफ दिस फिनोमिना वुड हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो वही, अभी अभी भी दोस्तों इफेक्ट वही है ना मंडल का। लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो बिल्कुल है इसका आंसर। रिएक्शन टू मंडलाइजेशन, ये अमूल ने बहुत बढ़िया ऐड बनाया। थर्ड चीज देखते हैं दोस्तों,
थर्ड चीज होगी एलपीजी, जो मैंने बताया था एलपीजी। ये गैस नहीं है, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन एंड जी से ग्लोबलाइजेशन। ये चीज लाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। थर्ड, द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय वेरियस गवर्नमेंट्स टुक अ रेडिकली डिफरेंट टर्न दोस्तों 1990 में। दिस इज नोन एज द इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, जो स्टार्ट राजीव गांधी ने करे थे बट इम्प्लीमेंट नरसिम्हा राव करेंगे, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। Started by Rajiv Gandhi, these changes first became very visible in 1991 and radically changed the direction that the Indian economy had pursued since independence. तो इंडिपेंडेंस से इंडिया सोशलिस्ट और कह सकते हो कि क्लोज्ड इकोनॉमी था, है ना। मार्केट से लिंक नहीं थी चीजें, इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। उस चीज में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, आपको अगर ये समझ में नहीं आता ये सब कुछ तो थोड़ा पढ़ लो एलपीजी 1991 में रिफॉर्म्स में क्या हुआ। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो भारत की इकोनॉमी दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड हो गई। ठीक है, भारत की इकोनॉमी मार्केट बेस्ड बन गई। इंडिया कंट्रोल नहीं करता आज की इकोनॉमी, मार्केट कंट्रोल करता है। आज के ऑयल प्राइसेस इंडिया कंट्रोल नहीं करता, आज के जो आपके सामान है वो इंडिया कंट्रोल नहीं करता, वो मार्केट कंट्रोल करता है। ठीक है, लार्जली। हाँ, कुछ चीजों में इंडिया अभी भी कंट्रोल करता है, टैक्स बढ़ा घटा के या कुछ ना कुछ अपने एक्ट्स लाके कि आप ज्यादा चीजें जो है गोदा जैसे अपने गोदाम से निकाल देगा अगर कभी कभी महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन लार्जली इंडिया अपनी चीजें अब कंट्रोल नहीं करता, मार्केट लिंक्ड है। यही जो चेंजेस हुए यही 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो लिबरलाइजेशन मतलब आजादी, काफी इंडस्ट्रीज को आजाद छोड़ दिया गया कि जिसको जो स्टार्ट करना है वो करो, जिसको जैसे बैंक स्टार्ट करना है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है करो, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के। प्राइवेटाइजेशन मतलब चीजों को प्राइवेट किया गया, गवर्नमेंट की भागीदारी हटाई गई है ना काफी चीजों से। अब तो एयर इंडिया भी चला गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया से कनेक्ट हो, बाहर का पैसा इंडिया आ सकता है, तो बाहर के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीजें लाई गई एलपीजी रिफॉर्म्स, इसको बोला जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये सब पार्टीज ने एक्सेप्ट करा एक्सेप्ट फ्यू सच एज लेफ्ट। लेफ्ट ये ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता था क्योंकि उनका पॉलिसीज ये होती है कि कम्युनिज्म की तरफ जाना है, सोशलिज्म, डायरेक्टेड कम्युनिज्म, है ना। लेकिन आप देखोगे कि कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई और भी सारी पार्टीज हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट करा बिकॉज ये करना ही था, करना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए ये एक्सेप्ट करा। क्यों करना पड़ेगा ये सब इकोनॉमिक के टॉपिक्स हैं, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। These policies have been widely criticized by various movements and organizations. काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप हमारे को बाकी दुनिया की कंट्रीज से जुड़वा दे रहे हो। काफी लोग ये भी कह रहे थे कि जैसे अ, बाहर जैसे पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट आई थी और वो अपना पैसा ला रहे थे, वो ट्रेडर्स की तरह आए थे और पूरे देश पे कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। ऐसे ही फिर से होगा, बाहर का पैसा आएगा, देश पे कंट्रोल कब्जा हो जाएगा, न्यू कॉलोनियलिज्म आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि पैसे के दम पे कंट्री को कंट्रोल करना बाहर के लोगों के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स पे रिस्क ही होता है ना। अ, हम प्राइवेट पे भरोसा नहीं करते। तो ये सब बातें थी। काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, गरीब लोग मरेंगे, एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, है ना। वही सब बातें है ना। बट द वेरियस गवर्नमेंट्स दैट केम टू पावर इन दिस पीरियड हैव कंटिन्यूड टू फॉलो दिस सी। तो गवर्नमेंट्स, कोई भी पार्टी अगर ऑपोजिशन में होती थी तो शायद क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन जब पावर में आती थी तो इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करती थी, बिकॉज ये करना जरूरी था। ये डिसीजन किसी सरकार ने आंख बंद करके नहीं लिया, ये मेजर्ड डिसीजन था। ये कमिटीज बनी थी बहुत सालों से जो बोल रही थी ओपन करो हमारी इकोनॉमी, ओपन करो। राजीव गांधी तो ट्राई करते रह गए। वन ऑफ द रीजंस फॉर लॉस ऑफ राजीव गांधी वाज दिस, कि वो इकोनॉमी ओपन करना चाहते थे, तो हार गए इलेक्शन 1989। लेकिन अगर 1991 1992 में इकोनॉमी ओपन नहीं की होती सरकार ने तो भारत खत्म ही हो गया था, पैसा ही नहीं था, बैंक करप्ट हो गया था हमारा देश। ठीक है, इस टाइम में पैसा ही नहीं था हमारे पास। ये इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता चुका हूँ और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये देखो, ये एक पिक्चर दे रखी है, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर अंडर कंस्ट्रक्शन। ये देखो, लोन ले रहे हैं हम, एनआरआई से कुछ ले रहे हैं, आईएमएफ से ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, फॉरेन कैपिटल आ रही है। ये सबसे आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जा रहे हैं। ये एक जगह है जहां हमें जाना है, वेलकम टू प्रोस्पेरिटी। ये सीढ़ियां बनाते जा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह कहते हैं रिस्की डिफिकल्ट यस, बट वंस वी रीच देयर ऑल आवर वरीज विल बी ओवर, आई थिंक ऑफ दैट।
तो आप आज देखो तो आज हमारी सिचुएशन दोस्तों बेटर है, ठीक है, मोस्टली बेटर है, राइट। ठीक है, कुछ सेक्टर्स में हमारी चीज सिचुएशन में भी ठीक ना हो, लेकिन लार्जली हमारी सिचुएशन बेटर है। आप देख लो एग्जांपल, एक देख लो, एयरटेल का मोबाइल हो गया, एमटीएनएल का मोबाइल हो गया। एमटीएनएल का नेटवर्क ही नहीं चलता, एयरटेल जियो के तो नेटवर्क धड़ाधड़ चलते हैं, है ना। आप फ्लाइट्स में देख लो, फ्लाइट्स में भी आपको बेटर रेट दिखेंगे इन कंपनी सच एज विस्तारा, सच एज स्पाइस जेट, इंडिगो। एयर इंडिया में मुश्किल है, सस्ते दाम मिलते नहीं है, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर के आने से चीज़ें बेटर हुई हैं, लेकिन और चीज़ें अभी करना बाकी है, कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा लाना, इसीलिए किसान के लॉ लाई थी सरकार, फार्मर लॉज लाई थी, लेकिन हटाना पड़ा, प्रोटेस्ट ये वो। ठीक है, तो अभी भी काम करना इसमें बाकी है, ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, क्योंकि सब सेक्टर्स में नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर में अभी ज़्यादा सक्सेस नहीं है इसका। ठीक है, वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी। तो मनमोहन सिंह यही समझा रहे हैं कि एक बार यहाँ पहुंचोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट क्लियर इफ दिस विल मेक अ डिफरेंस टू पॉलिटिक्स, स्पेशली इफ एवरीवन हैज द सेम पॉलिसी। तो ये लेडी कह रही है कि सबकी सेम पॉलिसी है, तो शायद पॉलिटिक्स पे इसका इम्पैक्ट ना हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट है दोस्तों, क्योंकि डिसीजन मेकिंग चेंज हो गई है। अब इस डायरेक्शन में वो सोचती है। अब तो 2022 में लेफ्ट भी ये बात नहीं करती कि अपनी इकोनॉमी क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये मनमोहन सिंह द देन फाइनेंस मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव इन द इनिशियल फेज ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये किसने बनाया? अगेन आर के लक्ष्मण ने, टाइम्स ऑफ इंडिया में। आर के लक्ष्मण बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बढ़िया कार्टूनिस्ट थे। फोर्थ इवेंट पढ़ते हैं दोस्तों, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अयोध्या। A number of events culminated in the demolition of the disputed structure at Ayodhya, known as Babri Masjid, in December 1992. तो एक, अगेन ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट कहा जाता था कि ये यहाँ पे राम का जन्म हुआ था, सो राम जन्मभूमि नाम इसी से आता है। और यहाँ पे बाद में जाके बाबरी मस्जिद बना दी गई है, ये कहा जाता था, ठीक है। और और दोस्तों क्या हुआ कि ये बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, काफ़ी सैड इंसिडेंट भारत के लिए, काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद जो होगा वो और भी बहुत ज़्यादा सैड होगा। तो अभी भी हमारी पॉलिटिक्स को ही इम्पैक्ट कर रहा है। आपने यूपी इलेक्शंस तो देखे ही है ना। आज तो अब तो मंदिर बन रहा है इस जगह पे। तो बाबरी मस्जिद को दोस्तों तोड़ दिया गया। दिस इवेंट सिंबलाइज एंड ट्रिगर्ड वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री एंड इंटेंसिफाइड डिबेट्स अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। क्वेश्चन उठने लगे, इंडियन नेशनलिज्म आखिर है क्या ये हिंदुत्व है क्या? सेक्युलरिज्म कुछ है भी या नहीं है इंडिया में? कि भाई पता चले आप तो सारी मस्जिदें तोड़ दोगे, बोलोगे सबके नीचे कुछ ना कुछ है, मतलब कोई यहाँ पे भगवान का हुआ है, यहाँ पे हमारे भगवान आए थे, ये हो सकता है। मतलब ये फियर आने लगा, ठीक है, दुनिया भर में क्वेश्चन पूछने जाने लगे। ऐसे ही मतलब काफी हिंदूज भी क्वेश्चन कर रहे थे ये हो क्या रहा है ना। तो एक उस चीज पे हुआ, बाकी माइनॉरिटीज में फेयर काफी ज्यादा बढ़ गया इस चीज के बाद। और ठीक है, अगर सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ होता कि बाबरी मस्जिद टूट गई, कुछ नहीं हुआ, तो एक अलग बात थी। लेकिन जिस तरीके से तोड़ा गया, ओपन लॉ एंड ऑर्डर सब तोड़ के, सीएम कल्याण सिंह ने जैसे बोल दिया, ओके तोड़ो, मैं अलाउ करता हूँ, है ना। और उसके बाद दंगे हुए पूरे देश में, वो सब एक सैड इंसिडेंट थे दोस्तों, ठीक है। तो काफी बड़ा चीज थी, ज्यादा डिटेल में तो अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक फेयर हो गया कि आ, मतलब सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं, सिख्स में भी, कि अपने हमें गुरुद्वारे बचाने, क्रिश्चियंस में भी कि भाई अपना बचाना है। उसके बाद कुछ काफी हिंदूज भी क्वेश्चन करने लगे इस मूव को कि ये क्या हो रहा है। और फिर ये क्वेश्चन आने लगा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है या हमें यहाँ डेवलपमेंट करना है। साथ साथ ये भी समझना होगा कि काफी लोग इसमें खुश भी हुए कि ठीक है, हमारे को राम राम मंदिर जहाँ होना चाहिए वहां बनेगा, ठीक है। दीज डेवलपमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ बीजेपी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। तो पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, कि हिंदू आगे। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फर्क क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। इनका डिफरेंस बताइए। अगेन दोस्तों, पहले ही हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ये सब सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट या कुछ भी आपका जेंडर हो, अ, अपने को न्यूट्रल होके ये टॉपिक पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। मेरा पर्पस तो ये है कि आपको बताना बुक में क्या लिखा है, और उस टाइम में थोड़ी सी आउटसाइड बातें भी बताना, जिससे आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे और लोगों का व्यू भी मिलता रहे, और यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देखते हैं उनको भी थोड़ा आइडिया लगता रहे, ठीक है। तो ईश्वर अल्लाह तेरो
तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये रिएक्शन था। रिएक्शन टू राइजिंग कम्युनलिज्म, तो कम्युनलिज्म का बहुत बड़ा तरीके से बढ़ गया था और डर लगने लगा था कि देश के बंटवारे ना हो जाए, है ना। ये बाबरी मस्जिद थी तो अयोध्या में, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इम्पैक्ट पूरे देश में हुआ ठीक है। बॉम्बे में दंगे हो गए, उसके बाद बम फटे, बड़ा लंबा था, ठीक है। कभी पढ़ेंगे इसको किसी और लेक्चर में। तो इसके इम्पैक्ट बहुत लंबे थे, ठीक है। पूरे इंडिया में, पूरा इंटरनेशनली भी वॉइस उठ के आ रही थी। आई वंडर हाउ दिस विल अफेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज को अफेक्ट होगा, है ना। लास्ट चीज देखते हैं, फाइनली द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन मई 1991 लेड टू अ चेंज इन द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। एक तो कांग्रेस पार्टी का गांधी फेस हट गया, है ना। यंग लीडर की डेथ हो गई, हाँ ठीक है। 1990 1984 से 1989 तक राजीव गांधी इतने सक्सेसफुल नहीं थे कि जितना उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। एक ये रीजन था उनका हारने का। और भी रीजंस मैं थोड़े बता चुका हूँ पहले। लेकिन लेकिन ये मानते थे लोग कि वापस आएंगे और काफी कुछ करेंगे देश के लिए, ठीक है। पॉजिटिविटी आती थी उनसे, उनके बयान से भी पॉजिटिविटी आती थी। उनके ओपोनेंट्स भी उनसे काफी हैप्पी थे, मतलब ठीक है उनको क्रिटिसाइज करना, बट एक रिस्पेक्ट थी उनके लिए। तो एक देश के लिए काफी सैड इंसिडेंट था। ही वाज assassinated by श्रीलंकन तमिल linked to LTTE when he was on election campaign tour in तमिलनाडु। ऊपर से दोस्तों मजाक था भारत का कि भाई इतना बड़ा देश, ये वो बड़ी बड़ी बातें करता है, प्रधानमंत्री मर गया, एक नहीं दो, है ना। कितनी बड़ी बात है ये। पहले तो इंदिरा गांधी को नहीं बचा पाए, उसके बाद राजीव गांधी को नहीं बचा पाए, मजाक चल रहा है क्या ये, है ना। इसके बाद ही आपको दिखेगा कि एसपीजी ये वो करके जो फोर्सेस बनना शुरू हुई है ना, तो आपको दिखेगा कि ये सब एसपीजी तो डेडिकेटेड है, इसका काम ही है कि प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करो, है ना। और प्रधानमंत्री या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी, दोस्तों समझने की कोशिश करो। प्राइम मिनिस्टर डजंट मीन्स कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो भी काफी एक रिस्पेक्टेड और काफी इंपॉर्टेंट फिगर होता है। और आपको पता होना चाहिए जो लोग कोई बात नहीं, आप तो यंग होगे, मेरा लेक्चर देख रहे होगे, लेकिन इट वाज क्लियर कि जो अगले इलेक्शंस होंगे उसमें कांग्रेस जीत के आने वाली मेजोरिटी में, ये क्लियर था, ठीक है। आप इसकी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देख सकते हो, और ये सच में भी हुआ था जब नरसिम्हा राव पीएम बनेंगे। और आप वैसे आप ये भी कह सकते हो कि सिंपैथी वोट भी मिला, लेकिन एनीवेज कांग्रेस ही आनी थी। तो ये एक बड़ा ही सैड इंसिडेंट था कि भारत की इमेज पे पड़ा। ये सब चीजें ना भारत की इमेज को भी इम्पैक्ट कर रही है, जो 5 इंसिडेंट है कि प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाते अपने। एक कोई एलटीटी का एक आया इंसान और मार दिया, ये क्या मजाक है। He was assassinated by Sri Lankan Tamil linked to LTTE when he was on election campaign tour in Tamil Nadu। काफी वार्निंग्स मिली थी राजीव गांधी को, काफी लोगों ने मना करा था, तब भी गए। लेडी को खुद ही बुला लिया अपने पास, हाँ जी भाई माला पहना दो मुझे, ये ठीक है। तो एनीवेज जब होना होता है तो क्या कर सकते हैं, बट वेरी सैड। मतलब होना होता है, हो सकता है, ये कह के मैं वो नहीं कर सकता। मतलब ये एक सिक्योरिटी फेलियर था टोटल, ठीक है। स्पीकिंग इन सिंपल टर्म्स, मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इन चीजों की। In the elections of 1991, Congress emerged as single largest party. Following Rajiv Gandhi's death, the party chose Narasimha Rao as the Prime Minister। और इनका पीरियड भी काफी कंट्रोवर्सी से भरा रहेगा नरसिम्हा राव का, लेकिन एक काफी गेम चेंजिंग पीरियड भी है, ठीक है। आज तो नरसिम्हा राव जब पीएम थे तब तो इनकी बहुत बुराई होती थी, और 1990 भी होने लगी। आज उनकी एक छवि चेंज हुई है। लोगों ने समझा है कि उनका जो टाइम पीरियड था उन्होंने काफी अच्छे तरीके से संभाला। एक बढ़िया डायलॉग जो वो कहा करते थे कि टेकिंग नो डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन, कोई डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये आउटलुक में बना रखा है इंडिया टुडे में, देखते हैं क्या क्या है। 1 मई 1996 की एक कैंपेन कर रहे हैं, है ना। और शुड ही बी स्माइलिंग, ये किसके बारे में, नरसिम्हा राव के बारे में। तो मिसिंग अ लीडर, इंदिरा गांधी की फोटो बनी हुई है 2001 में। इस टाइम पे लीडर की कमी थी। और फिर आपने अगर हिस्ट्री फॉलो करते हो, मतलब हिस्ट्री तो नहीं है लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स, तो सोनिया गांधी आई थी और उन्होंने लीड करा था कांग्रेस को, वो काफी सक्सेसफुली। और 2004 में लग रहा था कि वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन बनी नहीं। लास्ट मोमेंट पे नरसिम्हा राव, सॉरी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे यूपी 1 यूपी 2 में। लीडरशिप इन कांग्रेस मेड मैनी हेडलाइंस, तो ये सब है। और आज भी लीडरशिप इन कांग्रेस इज मेकिंग हेडलाइंस। फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, एंड आगे पढ़ेंगे इसमें। थैंक यू।